एग्रीकल्चर में हम लोग एग्रीकल्चर में मोटा मोटा देख लिए थे। ये हो गया फार्मर, यहाँ से ये सीड्स, पहले फार्म मैकेनाइजेशन देखे थे, फार्म फील्ड को तैयार करने के लिए फार्म फील्ड को। उसके बाद आ गया सीड्स, सीड्स के बाद देखे थे इरिगेशंस, ठीक, इरिगेशंस। उसके बाद क्या देखे थे इरिगेशंस के बाद इसमें आ गया फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। उसके बाद मान लिया प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर उसको आ गया यहाँ पे स्टॉक कर दिए, वेयर हाउस, ठीक, वेयर हाउस, या इसको मार्केट में ले गए, ईनैम ग्राम्स, ये देख लिए थे, समझ गए। तो ये एक प्रोसेस देख लिए थे, उसमें कैपिटल भी देख लिए, लेबर भी, कैपिटल एंड लेबर, ये देख लिए थे। अब मेन क्वेश्चन उठता है क्या कि भाई फार्मिंग में जो आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग या एग्रीकल्चर जो है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, अप्रॉक्स 14 to 18% इसी के लगभग है। और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स कितना है, एम्प्लॉयमेंट का लगभग 50%। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट 50% पॉपुलेशन को दे रहा है और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन मात्र इतना है। यदि सर्विस सेक्टर को आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर क्या है, जीडीपी में इसका रोल कितना है, 50 to 60%। एम्प्लॉयमेंट कितना है इसमें 50%, बहुत कम है। तो यदि इस एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जीडीपी में रोल कम है, तो मतलब क्या ये लॉस का धंधा है ये। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जो आया था ये वर्ल्ड बैंक का भी एक रिपोर्ट आया था, उसमें दिखाया गया कि इंडिया का अर्बन एरिया में दिखाया गया 17% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यह 17% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अर्बन एरिया के अंदर एक तो ये भी चीज़ है, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, अर्बन एरिया के अंदर जो वर्कफोर्स है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो वर्क का अवेलेबिलिटी होता है वो कम होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में ज़्यादा की वजह का ये भी रीजन है। अदर सारे रीजन भी है, कोविड है, लॉकडाउन है, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या इफेक्ट है, फिर ये हूती वाला मैटर हो गया, फिर अभी ये रशियन यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वो इजराइल उसके बीच में चल रहा है, वो रेड सी क्राइसिस हो गया ये, फिर अमेरिकन फेडरल रिजर्व का जो रेट चेंज करता है उसकी वजह से जो एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चला जाता है, उसकी वजह से जो होता है शेयर मार्केट में जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है, उसकी वजह से मतलब इतने सारे हैं। लेकिन एक बेसिक्स जो देखेंगे, यदि अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और अर्बन के अंदर यदि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिटी का कैरिंग कैपेसिटी कम है, मतलब 400 लोगों का रखने की उसकी कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट देने का, यदि यहाँ पे 4000 आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चीज़ ये सब है। तो अब यदि हम रूरल इंडिया को या रूरल को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो रूरल में जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है वो मेन सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, फिर एग्रीकल्चर में उतना नहीं है, तो इसको हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक, उस पर आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मेन है जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, मान लीजिए आपने जो आपका एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल है, फ्रूट है, ठीक, इसको आप यदि डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं तो जो आपका प्राइस आता है वो मिल जाता है। यदि आप फिर उसके बाद यहाँ से कंपनी क्या करती है, एमएनसी या जो भी कंपनी है, इसको ले जाके इसमें वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट में बेचती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विद इन द सर्टेन बिजनेस हाउस, ठीक। यदि ये वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यदि वैल्यू एडिशंस यदि उसी के स्पॉट पे किया जाए, ठीक, तो इससे क्या होगा, यदि हम एग्री का वैल्यू एडिशन करेंगे हम, ये देखिए मान लेंगे, ये देखिए ये आपका एक सोसाइटी हो गया, रूरल सोसाइटी हो गया। मान लेते हैं इस यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है।
यदि इसको हम वैल्यू एडिशन यहीं पे करते हैं तो उससे क्या सब होगा, सबसे पहले ये देखिए क्या सब हो सकता है। सबसे पहले यदि वैल्यू एडिशन करेंगे तो इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा? दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जब जनरेट होगा तभी होगा, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक। तीसरा, यहां से क्या हो सकता है, माइग्रेशन अर्बन एरिया में नहीं होगा। अब अर्बन एरिया में माइग्रेशन नहीं होगा तो इससे क्या सब बेनिफिट हो सकता है वो देखो ना आप। इसके बेनिफिट दो जगह पे होगा। कैसे? एक तो अर्बन एरिया में क्या बेनिफिट होगा इसकी वजह से, और क्या इसका डिसएडवांटेज होगा, वो दोनों चीज देखना है। क्योंकि भाई अर्बन एरिया में लेबर का भी जरूरत है ना, वो भी देखने की काम है, ठीक। दूसरा, रूरल एरिया में क्या क्या हो सकता है, समझ गए। देखिए मेरा जो पर्पस है, मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको एक जो सर्टेन फॉर्मेट में जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम से मैं आपको बताऊं या समझाऊं, नहीं। मेरा मतलब ये है कि भाई कोई इशू है तो उसके जो डायमेंशंस हैं उसको सबको डिस्कस करना, उसको देखने की कोशिश करना। यहाँ पे मेरे पास में फैक्ट्स एंड डेटा वो उतना नहीं है, उस पर टाइम चाहिए काम करने के लिए, उसको देखने के लिए, तो वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी। तो ये चीज़ है। अब देखिए, मान लीजिए माइग्रेशन अर्बन एरिया में नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम रूरल एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो अर्बन एरिया में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। रूरल एरिया में क्या इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा वो हम देख सकते हैं, ठीक, समझ गए। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट हो जाएगा, वैल्यू एडिशन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी, वो डिक्रीज करेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो उससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा सबका, और न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। अब न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो क्या होगा, बेटर एचडीआई होगा आपका, ठीक। उसके बाद क्या, जैसे ही न्यूट्रिशियस पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो उससे क्या होगा, आपका जो आपका आईएमआर है, सीएमआर है, एमएमआर है, ये सब आपका नीचे चला जाएगा, ठीक। जो आपका हेल्थ पे इतना एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, ठीक। एसडीआई आपका बेटर होगा। मतलब एक सेगमेंट में हम केवल एक एंगल पे इसको इतना सोचे हैं, देखे हैं, तो ये इतना हो सकता है, ठीक। अब देखिए, जो आप रूरल के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्या क्या हो सकता है। आप देखिए, एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर के साथ यदि आप एग्रीकल्चर को यदि मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्लस एनिमल रेयरिंग, यदि आप इसके साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो आपका वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए, ये खेत हो गया, एक किसान है, अब दिन में 2 घंटा 3 घंटा इस पे काम करता है, अब पूरे दिन उसके बाद इसकी एनर्जी क्या होती है, बर्बाद होती है। यदि उसके साथ साथ हम यदि इसमें मतलब पशुपालन को बढ़ावा दें तो उससे क्या होगा, आपको मिल्क मिलेगा, दूध मिलेगा। तो ये दूध क्या होगा, इससे इसको भी क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो इसके भी हेल्थ से रिलेटेड जो इशू होंगे वो कम होंगे, तो इसका भी हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर इनका भी कम होगा। दूसरा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो बनेगा, मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या होता है, जैसे पनीर हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, ठीक, और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, यदि हम इसको बनाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, इनका इनकम, ये जो फार्मर है इसका इनकम बढ़ेगा। इसके लिए किस सब चीज की जरूरत है, अब हम इस पे देख लेते हैं, एनिमल रेयरिंग पे देख लेते हैं क्या क्या चीज की जरूरत है। अब जब आप एनिमल रखेंगे तो सबसे पहले उसके लिए क्या होगा भाई, इसको खाने के, इसको पहले किसान क्या करेगा, खरीदेगा। तो बाय करने के लिए इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अब वो यदि बैंक से हम इसको प्रोवाइड कराएं सब्सिडी पे, तो सब्सिडी पे उसको दे दिए, तो अब भाई
वो खरीद के, ये किसान जो है वो खरीद के ले आया, ठीक। अब खरीद के ले आया, तब उसको फिर खिलाने के लिए क्या चाहिए? खिलाने के लिए तो चारा तो चाहिए ना, तो उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, चारा की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इसके लिए एक कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है आपका, वो उस पर यदि हम लगाते हैं, या जो बैरन लैंड है उसको इसके तरफ कम्युनिटी रिसोर्सेज में इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लगाते हैं किसान, तो मान लीजिए चारा मिल जाएगा। क्योंकि भाई आपका जो फार्मर है वो किस तरह का फार्मर है? स्मॉल मार्जिनल फार्मर है ना, तो उसके पास तो लैंड की एबिलिटी कम होती है। आपको उस लैंड में वो कहाँ से आराम में चारा लगाएगा? नहीं, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज पे हमको फोकस करना पड़ेगा, जिसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज जो, अरे गांव है तो गांव के अंदर कम्युनिटी वाला लैंड होता है ना, मान लीजिए इतना लैंड होता है, उसको आप क्या कीजिए, बेटर बनाइए, तो उससे इस किसान को यहाँ पे चारा मिल जाएगा। अब देखिए, अब चारा से रिलेटेड मान लीजिए गांव में ड्रॉट आ गया, तो ये क्या हो सकता है? चारा कैपेबिलिटी कम हो जाएगा, या फ्लड आ गया तो उससे क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक। तो उसको ध्यान में रखना है। चारा कैपेबिलिटी हो गया, अब इसको खिलाया पिलाया, ठीक। अब उससे क्या होगा? प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब उसको क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बिल्डअप कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्डअप करते हैं, कॉपरेशन को लाते हैं, मान लीजिए 25-50 किसान को मिला के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिए, एक मिल्क सेंटर बना दिए, वहाँ पे यदि हम थोड़ा सा प्लांट सब लगवा दिए, ठीक। और उस पर यदि हम उसमें वैल्यू एडिशन करके जो मिल्क प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो किसान के पास ही जाएगा। समझ गए? ये हो सकता है, तो इससे इसकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, इसके साथ साथ बहुत कुछ भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे एनिमल तो ले आया, लेकिन मान लीजिए ये बीमार हो गया, तो इसके लिए क्या? मेडिसिन होना चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए, ठीक, डॉक्टर होनी चाहिए, ठीक। इस सब को हमको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। एनिमल में भी देखा गया है कि हम जो आपका ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल ब्रीड है, उस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक। इसको संरक्षण प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से अच्छा मिलता है। और जो ये, क्योंकि ट्रेडिशनल वाला है ना, जो आपका पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर वो एडजस्ट करता है। अब बाहर का लेके आएंगे फ्रीजियन साइड, वो सब लेके आएंगे, फ्रीजियन ये सब लेके आएंगे, जर्सी वर्सी बाहर का नहीं, फ्रीजियन है, होलिस्टीन्स है, ये सब लेके आएंगे, तो ये आपका आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें ये अडेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसको देखने की ज़रूरत है। तो जो ट्रेडिशनल है उसके लिए मतलब करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा प्रोग्राम पॉलिसी चलाया है, ठीक। अब देखिए, तो ये वैक्सीन दे दिए, बीमारी से उसको बचा लिए, ठीक। इसको इंश्योरेंस भी करवा दो भाई, मान लीजिए किसी भी वजह से उसका डेथ हो गया, तो किसान को कम से कम इंश्योरेंस का पैसा तो मिल जाएगा, तो उसको तो बर्डन तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि भाई वो वैसे ही मतलब लोन लेके आया है, बर्डन बढ़ जाएगा, तो इसको इंश्योरेंस कराना जरूरी है, ठीक। इंश्योरेंस करा दिया। अब इसमें देखिए एनिमल है, तो इसमें कौन कौन सा डिजीज होता है वो आप देख लेंगे, कौन सा होता है वो फुट एंड माउथ डिजीज होता है, ठीक, और सारा डिजीज होता है, समझ गए। अब हम देख लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या क्या होगा किसान को। अब जब हम एनिमल रीडिंग कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या क्या होगा। देखिए एक फ़ायदा तो ये होगा, जब उसको मतलब काम करने के लिए उसको एक ऑप्शन मिल गया, ठीक, ऑप्शन मिल गया। अब यदि उसके पास ये इस तरह से एक एसेट्स हो गया, मान लीजिए किसी इमरजेंसी में उसको पैसे की ज़रूरत है, तो इसको बेच के वो उसके पास ये पैसे आ सकते हैं, ठीक, इमरजेंसी में वो पैसे आ सकते हैं। दूसरा एक चीज़ ये देखा गया है, जो वुमेन एम्पावरमेंट इसके थ्रू होता है, क्योंकि जनरली जो गांव में होता है ना, जो गांव में देखा गया है कि ये इसका जो जानवर होता है उसको खिलाने पिलाने ये सब तरह का काम महिलाओं के थ्रू की जाती है, ठीक। और जिस परिवार के अंदर मान लीजिए पुरुष है जो बाहर चला गया है कमाने के लिए, यदि उस महिलाओं को यदि पशुपालन में लगाया जाता है, तो उसके वजह से उसकी इनकम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उस फैमिली, एक इंसान है जो उसका जो
हस्बैंड है वो बाहर से कमा रहा है और ये महिला है गांव में, काम कुछ नहीं है तो ये कर रही है, तो इससे इसका इनकम बढ़ रहा है, तो ओवरऑल उस फैमिली का इनकम तो बढ़ जाएगा, तो उसके बच्चे हैं उसको बेटर एजुकेशन मिल सकता है, ठीक, एजुकेशन मिलेगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट यहाँ से ये हो सकता है, समझ गए। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जब एनिमल है तो इससे इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, वेस्ट आएगा, वेस्ट, तो उस वेस्ट को हम यदि ऑर्गेनिक ये मैन्योर बनाएंगे, ठीक, उससे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा काम आएगा, ठीक। उसके वजह से उसके बाद दूसरा क्या, यदि गांव में एक बायोगैस वाला प्लांट को हम लगवाते हैं, ठीक, तो इससे एनर्जी बन सकता है, क्योंकि ये जो इसका जो वेस्ट है इसको हम यहाँ पे ला के एनर्जी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक, समझ गए। फिर उसके बाद ये एनिमल्स की जो लेदर है, इससे लेदर इंडस्ट्री को भी एक इनपुट मिलता है यहाँ से, ठीक, लेदर इनपुट मिलता है, समझ गए। और उसके बाद एनिमल, हाँ, मिलता है, हाँ, लेदर इंडस्ट्री को भी इनपुट मिलता है, समझ गए। ये आपका ये हो गया ऑर्गेनिक, मतलब वो मैन्योर मिल गया आपको, ठीक, वो गैस वैस वो बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ही है, ये भी एक चैलेंजेज है कि ये नहीं करने रहते, ये मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा, मीथेन का इससे उत्सर्जन होता है, ठीक, तो उससे तो एक ये क्लाइमेट चेंज या इस सब में एक ये फैक्टर है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आया है वो अलग चीज़ है। तो एक तो आपका पशुपालन हो गया, पशुपालन के साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं, अदर भी लगा सकते हैं। जो आपका पोल्ट्री है या गोट हो गया या पिग हो गया या आपका ये भेड़, ठीक, ये सब, इस सब को यदि आप करते हैं तो इससे क्या होगा, किसान का इनकम बढ़ेगा। दूसरा, अब हम ये तो पशुपालन के सेक्टर में आ जाएगा। पोल्ट्री, अब पोल्ट्री के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए वो देखना जरूरी है। गोट के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मीट का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है अर्बन एरिया के अंदर, प्रोसेस्ड मीट, और इंडिया जो है मीट का बहुत बड़ा क्या एक्सपोर्टर भी है। यदि ये काम करते हैं तो बढ़ जाएगा, समझ गए। ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम में ये पिग के लिए किया जा रहा है। भेड़ जो है आपका, ठीक, वो आपका एक तो आपका वुलन इंडस्ट्री के लिए इसका मीट का भी यूज किया जाता है, ठीक, तो इससे किसान का इनकम बढ़ सकता है, ठीक। उसके साथ साथ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अपन को बढ़ाना जरूरी है। इसका जीडीपी में कितना रोल है, इसका जीडीपी में आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 6 से 10% के बीच में जीडीपी में इसका रोल है। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। इसका फ्यूचर इसीलिए है कि अर्बन एरिया आपके इंडिया में कितना है अभी, 30 to 35% के बीच में है अर्बनाइजेशन। ये कह रहा है 2047 तक जाके ये कितना 40 से 50% के बीच में रहेगा, 45-50% के बीच में रहेगा अर्बन एरिया। और अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो में उसमें चेंज आता है, और एक जो उसका फूड कल्चर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। देख रहे पिज़्ज़ा बर्गर ये वो जूस वूस इस सब में इस तरह का चेंजेज आता है, समझ गए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को यदि हम बढ़ाते हैं तो अर्बन एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो प्रोसेस्ड फूड का डिमांड बढ़ेगा, ठीक, तो उससे हम कर सकते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग के लिए आपको चाहिए क्या क्या वो देखिए। प्रोसेसिंग के लिए चाहिए क्या क्या, अब मान लीजिए ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, मान लीजिए हम ये आपका क्या हो गया, ये आपका हिमालयन रीजन है, ये शिमला हो गया, ये जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन कौन सा आपको मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, कौन सा, एप्पल हो गया, हाँ, ये सब तरह का मिलता है, समझ गए। यहाँ पे यदि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाते हैं
है तो वह माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया में माइक्रो फूड इंडस्ट्री लगा सकते हैं, माइक्रो छोटे लेवल पर, बड़ा नहीं तो छोटे तो लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इसमें आप एफडीआई को 100% कर दो, तो 100% है इसमें एफडीआई। चलो भाई इंडिया के अंदर बहुत स्कोप है, तो वो आएगा, कैपिटल मिल गया। आपको कैपिटल मिलेगा, मान लीजिए इस रीजन में आपको पैसा तो मिल गया, तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन कर लो, लैंड एक्विजिशन कर लो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप, लैंड तो मिल गया, कैपिटल भी आपको मिल गया। लेबर के लेकर पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे स्किल्ड लेबर आपको चाहिए, स्किल्ड लेबर। उसके लिए स्किल्ड करवाइए भाई, स्किल इंडिया के थ्रू करवाइए स्किल, ठीक, स्किल्ड लेबर मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी चाहिए, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक। देखो टेक्नोलॉजी के लेवल पे आप दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो आप या तो इंपोर्ट करेंगे, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका उसमें क्या फॉरेन रिजर्व आपको कम होता है, मतलब भाई डॉलर में आपको पैसा, आप मान लीजिए यूरोप से लाएंगे तो उसको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, ठीक। और वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है तो वहाँ के सोसाइटी के स्टैंडर्ड को देख के बनाया गया है, इसीलिए आपको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करने की जरूरी है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कैसे होगा, वो आपको इनोवेशन के थ्रू हो सकता है, इनोवेशंस के थ्रू हो सकता है। देखिए ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इनोवेशन लाएंगे और स्कूल से लेके कॉलेज इंडस्ट्री मतलब एकेडमिक लेवल पे, तो आप इनोवेशन में कितना खर्चा करते हैं, जीडीपी का खर्चा कितना करते हैं, जीडीपी का खर्चा गवर्नमेंट कितना करता है, प्राइवेट सेक्टर अपना कितना खर्चा करता है, उससे आपका इनोवेशन पता चलेगा, उससे आपकी टेक्नोलॉजी का स्ट्रेंथ पता चलेगा, ठीक। तो या तो अभी इमीडिएट आपको लगाना है तो आप बाहर से मंगा लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। कोई सा भी टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप डायरेक्ट फॉरेन से मंगा लेते हैं, वो नहीं। चाइनीज इकोनॉमी जो इतना बड़ा हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है, एक तो उसने आईपीआर का चोरी किया, चाइनीज इकोनॉमी इतना बड़ा हो गया, तो एक तो उसने आईपीआर का पूरा चोरी किया 70s में, जब जाके इसके टाइम में डेंग जियो थोड़ा सा देख लेते हैं चाइनीज वाले को, क्योंकि चाइना एक एग्जाम्पल है किस तरह से इतना बड़ा जाइंट बन गया, इकोनॉमिक जाइंट। एक डेंग के टाइम में उसने क्या किया, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो उसने उस टाइम कौन था, निक्सन था, आई थिंक निक्सन ही था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, और वो था और एक और उसका था हेनरी किसिंजर, उसका फॉरेन सेक्रेटरी था। तो कोल्ड वॉर में चाइना के साथ कोलैबोरेट किया और उसको बोला कि चलो भाई, चाइना ने बोला कि चलो कोई नहीं, हमें हमको पॉलिटिकल फ्रंट पे तुम प्रेशर मत करो, जो हम इधर ये लिबर्टी और इस सब को हम लेके आए, बट इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि तुम हमको बोलोगे तो हम कैपिटलिज्म को लेके आएंगे, धीरे धीरे मार्केट को खोलेंगे। तो अमेरिकन भी बोला चल भाई कोई नहीं, अमेरिकन को चाहिए था, क्योंकि चाइना अमेरिकन को मतलब काउंटर करना था, कितना यूएसएसआर को काउंटर करना था, और इसीलिए उसने चाइना को अपने साथ लिया। अब चाइनीज ने क्या किया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, ठीक। एक तो टेक्नोलॉजी वो फॉरेन से मंगाया और मतलब अमेरिकन से लिया, और इसका आईपीआर भी बहुत सारा चोरी वोरी किया इसने, तो टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे निकल गया। तो इसी तरह से अपने को अपने चोरी ना करें आईपीआर का, अपना इतिहास इस तरह का नहीं है, लेकिन जो इंडिजीनियस है उस पर हमको फोकस करना जरूरी है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना जरूरी है। तो वो कैसे होगा, एकेडमिक लेवल पर R&D करके कर सकते हैं, ठीक। एजुकेशन मतलब एजुकेशन अपन का ऐसा होना चाहिए भाई, अपन जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसमें ये नहीं बुक पढ़ा देते ABCD 1 2 3 2 1 जा 2 21 जा 2, ये सब 10th लेवल तक पढ़ाते रहते हैं, इसे ये नहीं। यहाँ पे स्किल्ड एजुकेशन के साथ साथ इनोवेशन, लोकल इनोवेशन की जरूरत है, जिसपे कि बच्चे को इस तरह का एक माइंड सेट डेवलप करने की जरूरत है, एक कल्चर इस तरह का जब डेवलप करने की जरूरत है, कहा जाता है कि अमेरिकन ये जो उसका अमेरिकन के बारे में कहा जाता है कि 90s में क्या हुआ था अमेरिकन में, जो इसका कौन सा जो उसका सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में एक जो हर एक लौंडा आता था ना, वो दूसरे लौंडे से पूछता, केवल ये पूछता जो भाई आईपीओ कब लॉन्च कर रहे हो तुम, ये सब उस तरह का मतलब एक कल्चर था वहाँ पर, आईपीओ कब लॉन्च कर रहे हो इस तरह का कल्चर था, क्योंकि भाई सब स्टार्टअप में लगे हुए थे और स्टार्टअप आने के बाद सब आईपीओ को लॉन्च करने में लगा हुआ था, इस तरह का वहाँ पे कल्चर था। हमारे यहाँ के कल्चर को इस तरह का बनाने का जरूरी है। तो आपने एफपीआई के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किए, तो आपका पास ये हो गया, यहाँ पे एप्पल के लिए आपको करना है। तो भाई लैंड आपने एक्वायर कर लिया, ठीक, कैपिटल आपके पास भी आ गया, ठीक,
लेबर भी आपके पास आ गया, ठीक, स्किल्ड कर लिए, ठीक, टेक्नोलॉजी भी आपके पास आ गया, ठीक। अब इससे क्या होगा, इंटरप्रेन्योरशिप ये सब है, चलो ठीक। इससे आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन कर लिए, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप है, रोड सब का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क, ये सब सही है आपका, किसान रेल, ये उड़ान स्कीम, ये सब है ही, ठीक। तो यहाँ से आपने प्रोडक्शन कर लिया, और ये आपका क्या होगा, अर्बन एरिया, दिल्ली एनसीआर है, ये दिल्ली एनसीआर है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसको उठा के यहाँ पे ले आए रोड के थ्रू। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए यहाँ पे जरूरी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है, इसीलिए इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, कैपिटल अब कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, कैपेक्स कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ तक आ गया, चलो ठीक। अब इसको यहाँ तक आ गया, तो यहाँ का जो किसान है उसका क्या हो गया, इनकम तो बढ़ गया ना, उसका इनकम बढ़ गया यहाँ से, ठीक। अब इससे क्या क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्या क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा, ठीक ठीक। उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इनकम बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या बन गया, एक्सपोर्ट भी आप इसको कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हम यहाँ से इसको इस हिंटरलैंड पे ले आए, कहाँ पे, ये हो गया क्या आ गया, कांडला है, ये गुजरात में ले आए, यहाँ पे कांडला है, इस पोर्ट से आपने एक्सपोर्ट कर दिया, कहाँ पे, मिडल ईस्ट में, यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर देंगे, पैसा आ गया, ठीक। रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, इससे माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, चैलेंजेस आप देखोगे, चैलेंजेस देखोगे तो चैलेंजेस भी है अपना, चैलेंजेस भी है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज या अदर फैक्टर की वजह से बीमारी लग गया, आपकी जो आपका इनपुट है, तो यहाँ पर यदि इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो आपका इनपुट है जैसे एप्पल है उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, नहीं हुआ किसी वजह से, हिल स्टॉर्म हो गया, यहाँ पे हिल स्टॉर्म हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक, तो एप्पल का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो एक तो चैलेंजेस ये हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया। दूसरा चैलेंजेस आपका क्या है, एक तो कैपिटल आपका आ रहा है कि नहीं है, तीसरा क्या, भाई जो आपको चाहिए उसमें यदि पूरा नहीं हो रहा है तो वो चैलेंजेस है ना, स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं है, एक चैलेंजेस है, ठीक। ये सब चीज़ है, किसान के इनकम को और दूसरे तरीके से भी बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे तब।